गुणसूत्रों को स्थानांतरण नहीं कर सकते। आपके गुणसूत्र अगर स्थानांतरित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन गुणसूत्रों की तादाद आपको बढ़ानी पड़ेगी प्रारंभिक अवस्था में। तो इसका मतलब क्या है कि भैया जो क्रोमेटिन जाल है, इस क्रोमेटिन जाल की संख्या मुझे क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। यानी यहां पर इस कोशिका के अंदर अब जो केंद्रक है, इस केंद्रक में उपस्थित जो क्रोमेटिन जाल है, इस क्रोमेटिन जाल में भी आपको क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। अब क्रोमेटिन जाल में वृद्धि कौन करेगी, तो भैया वो क्रोमेटिन जाल में जो वृद्धि होगी वह डीएनए रेप्लिकेशन से होगी, यानी डीएनए के प्रतिकृतिकरण से होगी। यानी पुराने डीएनए से नए डीएनए का अब यहाँ पर निर्माण होगा। और डीएनए का जो निर्माण है वह रेप्लिकेशन प्रोसेस से होता है। रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है उसकी एक अलग विधि है, उसके बारे में आगे से अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, डीएनए स्प्लाइसिंग क्या होता है, वो सारी चीजें आगे के टॉपिक है, वो आगे पढ़ेंगे। सिर्फ अभी सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, रेप्लिकेशन होता है और नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। अब इसमें बहुत सारा क्रोमेटिन मटेरियल हो गया, डीएनए का निर्माण यहाँ हो चुका है। तो एस फेज से फिर क्या किया जाता है, इसी एस फेज के दौरान यहां पर क्या किया जाता है, डीएनए का, बहुत सारे डीएनए का क्या कर लिया जाता है, निर्माण कर लिया जाता है। और केंद्रक का आकार यहां पर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जीवद्रव्य का आकार तो बड़ा था इसे, लेकिन यहाँ पर केंद्रक का आकार भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब केंद्रक का आकार बड़ा हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नए डीएनए का क्या हो चुका है, निर्माण। और निर्माण होने के बाद में ये प्रावस्था किस में चली जाती है, G2 अवस्था में चली जाती है। यहाँ पर पहले कोशिका छोटी थी, आकार में वृद्धि की जीवद्रव्य में, अब यहाँ केंद्रक के आकार में भी क्या हो गई, वृद्धि, क्योंकि उसमें बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल उपस्थित हो गया, क्योंकि नए डीएनए का वहां पर क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब नए डीएनए का निर्माण यहां होती है, G2 फेज में चली जाती है। अब G2 फेज में क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोशिका में ज्यादा कोई परिवर्तन होता नहीं है। जैसे कि जैसी कोशिका उपस्थित रहती है, इसमें ना तो वृद्धि होती है आकार आकृति में और ना ही यहाँ पर डीएनए मटेरियल में कोई वृद्धि होती है। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में प्रोटीन की वृद्धि होती है, प्रोटीन और आरएनए की वृद्धि होती है। यानी इस अवस्था में एक तो क्या होता है, प्रोटीन, और साथ में आरएनए जो होता है इसकी लगातार यहां पर क्या होती है, वृद्धि होती है। इस अवस्था में क्या होगा, डीएनए की क्या होगी, वृद्धि। इसमें डीएनए की वृद्धि होती है, इसमें जीवद्रव्य की वृद्धि होती है, यानी कोशिका द्रव्य की। ठीक है, इसमें कोशिका द्रव्य की क्या होगी, वृद्धि। यानी यहां पर कोशिका द्रव्य की वृद्धि होगी, जीवन फेज में किसकी वृद्धि होगी, कोशिका द्रव्य की। इसके बाद में एस फेज में किसकी वृद्धि होगी, डीएनए की। उसके बाद में G2 फेज में किसकी वृद्धि की, प्रोटीन और आरएनए की। अब आती है एम फेज। ठीक है, अब यहां प्रोटीन आरएनए की वृद्धि होगी तो कोशिका फिर एम फेज में प्रवेश करती है और इस एम फेज में ही सब कुछ संपन्न होता है। सब कुछ का मतलब क्या है, पूरा सेल डिवीजन इसी फेज में कंप्लीट होता है। यानी हमने इंटरफेज पढ़ ली, इंटरफेज में जीवन अवस्था देख ली, एस अवस्था देख ली और G2 प्रावस्था हमने देख ली। यानी जीवन एस और G2 तक हम पहुंच चुके हैं। यानी यहां पर पूरा साइकिल आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको इसको याद रखना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं एम फेज। ठीक है, एम फेज को थोड़ा सा डिटेल्स में आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एम फेज की। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, उसके बाद में एम फेज की हम बात करेंगे। अब यहां बात कर लेते हैं हम एम फेज की। तो एम फेज का मतलब क्या है, एम फेज यानी डिवीजन फेज। अब एम फेज में क्या है, ये एम फेज भी अलग अलग भागों में बटी होती है। ठीक है, तो मैं आपको पूरे पार्ट को समझा देता हूं डायग्राम से, क्योंकि
थ्योरेटिकल पोर्शन में हमें चीजें समझ में ज्यादा नहीं आती है, लेकिन डायग्राम बेस अगर किसी चीज को अगर पढ़ा जाए सिस्टमेटिक तरीके से तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी, और कौन कौन सी फेज कहाँ कहाँ चलती है, किस तरह से निर्माण होता है, तो वो सारी चीज। तो इसमें क्या आ जाता है, सबसे आता है प्रोफेज। पहले आती है प्रोफेज, दूसरी आती है मेटाफेज, तीसरी आती है एनाफेज, और चौथी आती है टीलोफेज। यानी ये चार जो अवस्थाएं हैं, एन फेज की जो चार अवस्थाएं हैं, ये सारी की सारी क्या होती है, इसी में सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। एम फेज की यानी हम इंटरफेज की पहले से बात कर चुके हैं, G1S G2 और M की बात, सॉरी G1S और G2 यानी इंटरफेज की हम पूरी तरह से बात कर चुके हैं, क्या क्या होता है कौन कौन सी प्रावस्थाओं में। अब सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, एम फेज की। यार एम फेज की भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में। अभी हमने अर्धसूत्री, समसूत्री या असूत्री विभाजनों के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि वो विभाजन बाद की बात है। पहले हम प्रावस्थाएं समझते हैं, कोशिका चक्र को समझते हैं कि कोशिका चक्र होता क्या है, यानी कोशिकाएं कौन कौन सी अवस्थाओं में जाती है, किस तरह से विभाजन करती है, तो वह सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बाकी अर्धसूत्री, समसूत्री या असूत्री विभाजन कैसे होता है वो अलग प्रोसेस है। पहले हम सारा पूरा साइकिल यहाँ पर समझ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं प्रोफेज की। ठीक है, तो प्रोफेज अवस्था में क्या होता है, प्रोफेज में क्या होती है कि जो कोशिका होती है, इस कोशिका में सबसे पहले जो प्रोफेज अवस्था होती है, इस अवस्था में तो प्रोफेज अवस्था क्या होती है, प्रोफेज अवस्था में हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या करेगी कोशिका जो होती है, इस कोशिका में क्या होता है कि यहां पर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि लास्ट में जो अपने पास जो G2 अवस्था आई थी, इसके पहले कौन सी अवस्था आई थी, G2। और G2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि G2 प्रावस्था के अंदर एक कोशिका है और उस कोशिका में क्रोमेटिन जाल की क्या होगी, वृद्धि। अब इस कोशिका को प्रोफेज में जब ये कोशिका आएगी, तो प्रोफेज में आने के बाद में जो इसके अंदर उपस्थित जो क्रोमेटिन जाल है, इस क्रोमेटिन जाल में क्या होगा, इसके अंदर उपस्थित जो केंद्रक द्रव्य है, यानी इस कोशिका में केंद्रक के अंदर उपस्थित जो क्रोमेटिन जाल के बीच में जो केंद्रक द्रव्य है, ये कोशिका क्या करती है, ये केंद्रक द्रव्य बाहर निष्कासित कर देती है। यानी इसमें उपस्थित जो अतिरिक्त जल है उसको ये केंद्रक से बाहर निकाल देती है। और जब केंद्रक से बाहर जो अतिरिक्त जल बाहर निकलता है, तो फिर यह हो जाता है कि इस क्रोमेटिन जाल का संघनन हो जाता है। संघनन का मतलब क्या हो जाता है, इसका कुंडलन हो जाता है। यानी इस क्रोमेटिन जाल का यहां पर क्या हो जाता है, कुंडलन। कुंडलन का मतलब क्या है कि ये जाल लंबा होता है फिलामेंट में, लेकिन जैसे आपने देखा होगा एक लंबा तार होता है, उस लंबे तार को आप अगर कुंडलित कर दे तो वो एक स्प्रिंग में बदल जाता है। यानी एक छोटी सी स्प्रिंग में तार इतना लंबा है, लेकिन अगर उसको कुंडलित किया जाए तो फिर वो एक छोटी सी स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से तार की वहां पर साइज में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया है, यानी किसी भी प्रकार का वहां पर तार की लंबाई में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वास्तविक जो लंबाई उसकी थी वो अभी भी वही है, लेकिन उसके कुंडलन करने की वजह से आपने उसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तार की लंबाई को छोटा नहीं किया, लेकिन उसकी आकार आकृति को आपने क्या कर दिया, छोटा। अब यहां छोटे करने की आवश्यकता गुणसूत्रों को, सॉरी क्रोमेटिन जाल को क्यों पड़ रही है, क्योंकि क्रोमेटिन जाल के लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं, हजार हजार 1500 न्यूक्लियोटाइड के ये फिलामेंट्स होते हैं। अब इन फिलामेंट्स को बहुत लंबे धागे के रूप में होते हैं। जब आप इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब आप स्थानांतरित करेंगे, तो फिर ये कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको क्रिएट करेंगे। प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होगी कि जैसे मान के चलो कि नई पीढ़ी का निर्माण हो रहा है और वहां पर इन क्रोमोसोम्स को ऐसे कैसे आप इन क्रोमेटिन जाल को ऐसे कैसे अगर नई पीढ़ी में ट्रांसफर करेंगे, तो उसके दौरान कहीं ना कहीं अगर छोटा मोटा भी अगर कोई टुकड़ा टूटकर अगर रह गया तो उसमें आपको दिक्कत आएगी नई पीढ़ी में। जैसे मान के चलो कि अगली पीढ़ी में जाते समय आपका जो
अगर किसी क्रोमेटिन जाल में कोई टुकड़ा